जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं स्टडी क्यों नहीं। दोस्तों, जो केमिस्ट्री का हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं, ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। आई होप इससे पहले जो पार्ट आ चुके हैं आपने देखे होंगे। तो विलंब ना करते हुए शुरू करते हैं। उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आई होप आपको जो वीडियोज़ मैंने पहले कराई हैं वो समझ में आई होंगी। तो शुरू करते हैं दोस्तों। अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों, जो अम्ल वर्षा होता है इसका पीएच मान होता है वो होता है 5.5 या फिर इससे कम होता है। दोस्तों, यहाँ पे अगर हम लोग कम की बात की जाए तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि जो अम्ल वर्षा होता है वो एसिडिक होती है, यानी उसका जो पीएच होगा वो 7 से कम होगा। और दोस्तों, यहीं पे मैं आपको कुछ बता दूं। दोस्तों, 7 से लेके 14 और यहाँ पे 0 से लेके 7। तो दोस्तों, अगर 7 से कम होगा तो वो एसिडिक माना जाता है और 7 से अधिक होगा तो उसको हम लोग बेस मानते हैं। तो ये चीज़ आपको नॉर्मली पता होना चाहिए दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है। और देख सकते हैं जितने क्वेश्चन करवाते हैं किसी ना किसी एग्जाम्स में अवश्य पूछे गए। बहु आशुत जल के एक नमूने का पीएच मान। तो दोस्तों, बहु आशुत जल की यहाँ पे बात की गई है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, शून्य के अति निकट। और देख सकते हैं सीडीएस 2017 में पूछा गया था। मानव रक्त के पीएच का अनुमानित मान क्या होता है? तो दोस्तों, जो मानव रक्त होता है इसका मान होता है 7.4 और ये बेस नेचर का होता है, यानी ये क्षार नेचर का होता है। सो आपको ये भी पता होना चाहिए, जो मानव का ब्लड होता है वो बेस होता है, क्षारीय नेचर का होता है। वैसे इसका जो मान होता है वो 7.2 से लेकर 7.44 तक होता है, परंतु जो स्टैंडर्ड माना जाता है वो 7.44 माना जाता है। जलीय घोल में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रबल क्षारक है? तो दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा डाइल एथिल एमाइड, जो सबसे अधिक प्रबल क्षारक माना जाता है। निम्नलिखित में से किस अम्ल में क्षारकता 3 है? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए, तो सही आंसर हो जाएगा फॉस्फोरिक एसिड में माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल विद्युत अपघट्य है? तो यहाँ पे दिया गया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, एसिटिक एसिड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और कोई भी एसिड जितना ज़्यादा एसिडिक नेचर का होता है, यानी उसका पीएच 7 से जितना कम होता जाता है, यानी शून्य के या फिर 1 के जितना निकट होता जाता है, उसका जो विद्युत अपघट्य मान है वो उतना ही अधिक होता है। दोस्तों, यहाँ पे बताना है दूध है। तो दोस्तों, जो दूध है वो पायस का एग्जाम्पल है, यानी दूध जो है वो कोलाइट का एग्जाम्पल होता है। जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं हैं और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? दोस्तों, जब दो पदार्थ एक दूसरे में घुलनशील ना हो तो उसको हम लोग इमिसिबल कहेंगे, यानी अघुलनशील। आप देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था। शक्कर के घोल में शक्कर एक। तो आपको बताना है शक्कर यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे विलायक। तो दोस्तों, शक्कर के घोल में शक्कर विलायक बिल्कुल नहीं होता है। विलायक वो पदार्थ होता है जो अधिक क्वांटिटी में होता है। अगर आप लोग नमक किसी पानी में घोल रहे हैं तो यहाँ पे जो पानी होगा वो विलायक के रूप में कार्य करेगा। घुला हुआ पदार्थ, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, घुला हुआ पदार्थ होता है, कोलाइड नहीं होता, सस्पेंशन नहीं होता। और देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी 16 में पूछा गया था। मक्खन कोलाइड कब बनता है? तो यहाँ पे आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जब वसा की गुठलियाँ पानी में छितरे जाते हैं। तो याद रखना आपको। स्मोक किसका संयोग है? तो दोस्तों, ये मैंने बायोलॉजी में भी आपको कराया था। तो दोस्तों, जो स्मोक होता है वो धुएं और कोहरा का मिश्रण होता है, उसको हम लोग स्मोक कहते हैं। एक घोल किसकी कोलाइडी विलयन होता है? तो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्रव में द्रव। निम्न में से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है? वॉयल का नियम, जूल का नियम, एवोगेड्रो या चार्ल्स लॉ? तो दोस्तों, जो जूल का नियम है वो गैस से संबंधित नहीं है। तो नाम से आपको समझ में आ गया होगा जूल का नियम। और दोस्तों, जो वॉयल का नियम है तो स्थिर ताप की बात करता है, चार्ल्स का स्थिर ताप की, और एवोगेड्रो एनआरटी इजिकल टू पीवी बात करता है। तो ये भी मैंने दोस्तों, जब मैंने केमिस्ट्री कवर की थी तो ये सब चीज़ें मैंने कवर की है। और देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था। कौन सा समीकरण चार्ल्स के नियम को प्रकट करता है? दोस्तों, जो चार्ल्स का नियम होता है, पहले तो मैं बता दूं, जो चार्ल्स का नियम होता है, जो प्रेशर होता है वो न्यूट्रल होता है, यानी यहाँ पे प्रेशर की बात नहीं की जाएगी। तो जिसमें भी प्रेशर दिख रहा है, मतलब जैसे बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन कर हो जाएगा। और दोस्तों, यदि प्रेशर हम लोग न्यूट्रल रहे, यानी किसी भी अगर वायु का जो दबाव है वो अगर एक जैसा रहता है, और यदि हम उस वायु को या फिर उस गैस को हम लोग गर्म करते हैं तो उसका आयतन भी बढ़ता है। तो ये सिंपल सा लॉ है, किसी भी गैस को अगर गर्म करेंगे आप तो उसका आयतन बढ़ेगा,
यदि किसी भी गैस को आप ठंडा करेंगे तो उसका आयतन कम होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हो जाएगा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यानी टेम्परेचर बढ़ने पे वॉल्यूम बढ़ता है और टेम्परेचर कम होने पे वॉल्यूम कम होता है। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन दिख रहा है आपको C, तो ये भी याद रखना है। समान तापमान एवं दबाव पर सभी गैसों में समान आयतन के अणुओं की संख्या बराबर होती है, इस नियम को कहा जाता है। तो दोस्तों इस नियम को हम लोग कहते हैं एवोगैड्रो नियम। एवोगैड्रो ने बताया था कि अगर आप किसी भी गैस का या फिर किसी भी गैसों का जो तापमान है वो अगर आप समान रखते हैं और उसका जो प्रेशर है वो भी समान होता है, तो किसी भी गैस में जो उसका वॉल्यूम होगा, अगर इक्वल वॉल्यूम लें यानी जो उसका आयतन है अगर हम लोग बराबर लें, तो उनमें जो गैसों की संख्या होगी या फिर गैसों के जो मॉलिक्यूल्स की संख्या होगी वो हमेशा इक्वल होती है। तो इसको एवोगैड्रो नियम कहा जाता है। और वहीं पे आपको एवोगैड्रो संख्या का भी पता होना चाहिए। तो इसकी संख्या होती है 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। किसी गैस का आणविक द्रव्यमान होता है, तो दोस्तों किसी भी गैस का आणविक द्रव्यमान उसके वाष्प दाब से दुगना होता है, तो ये पता होना चाहिए। परम शून्य को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? तो दोस्तों अगर परम शून्य तापमान को हम लोग परिभाषित करें तो एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे जो आणविक गति होती है वो तक बंद हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वह तापमान जिसपे सब आणविक गति बंद हो जाती है। जिस रासायनिक अभिक्रिया से ऊष्मा निकलती है उस अभिक्रिया कहा जाता है। तो जिस अभिक्रिया से ऊष्मा निकलती है उसको हम लोग ऊष्मीक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और वहीं पे अगर किसी अभिक्रिया के लिए हमें ऊष्मा देनी पड़े या फिर ऊष्मा का अब्जॉर्प्शन होता है तो उसमें हम लोग ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ये नॉर्मल सी चीज आपको पता होना चाहिए। और देख सकते थे आप ये जो पीछे क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी 2017 में पूछा गया था और ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है। निम्न में से कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया की प्रकृति हमेशा ऊष्मा शोषी होती है? तो दोस्तों जो अपघटन प्रक्रिया होती है वो हमेशा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणुओं के विखंडन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको हम लोग कहते हैं प्रकाश अपघटन। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी 2017 में पूछा गया था। सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर प्रकाश से अपघटन होगा तो उसको हम लोग प्रकाश अपघटन ही कहेंगे। वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली रासायनिक प्रतीकों की उपयोग विधि किसने तैयार की थी? तो आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा वर्जिलियस द्वारा विधि तैयार की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक प्रतीकों के बारे में सच नहीं है? तो आपको बताना है। यहाँ पे दिया गया है यह तत्वों के नामों के लिए एक अशुलिपि है। अशुलिपि मतलब शॉर्ट हैंड। यह प्रतीक एक या दो अक्षरों के होते हैं। तो आपको बताना है यहाँ पे सही नहीं है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन तो सही है, दूसरा ऑप्शन भी सही है, ये शॉर्ट में लिखे जाते हैं। तीसरा दिया गया है क्लोरीन के लिए रासायनिक प्रतीक Cl है, तो ये भी सही है दोस्तों। चौथा दिया गया है कि ये जेम्स चैडविक और जे थॉमसन द्वारा प्रस्तावित किए गए थे। तो दोस्तों जो फोर्थ ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। और देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे ओरम कहा जाता है? तो दोस्तों जो ओरम होता है वो गोल्ड का नाम है। गोल्ड को लैटिन भाषा में ओरम कहा जाता है। वहीं पे अगर सिल्वर की बात की जाए तो इसको अर्जेंटीनम कहा जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जीवाश्म नहीं है? कोयला, तेल, पिट या बिजली? तो दोस्तों ये भी आपको पता होगा, जो बिजली है वो जीवाश्म नहीं है। बाकी जो कोयला है वो जीवाश्म यानी जो पेड़ पौधे हैं उनसे प्राप्त होता है, क्योंकि पेड़ पौधे काफ़ी टाइम तक धरती के नीचे रहते हैं और उनसे प्राप्त होता है। तेल भी जीवाश्म ईंधन है और पिट भी जीवाश्म ईंधन है। तो आप देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था। निम्न में से किस एक का ईंधन मान अधिकतम होता है? तो हाइड्रोजन, चारकोल, प्राकृतिक गैस या गैसोलीन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जो हाइड्रोजन होता है, इसका जो ऊष्मीय मान होता है वो सबसे अधिक होता है। प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? हाइड्रोजन, मीथेन, एथेनॉल या ब्यूटेन? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हाइड्रोजन। जैसा कि मैंने अभी बताया सबसे ज़्यादा ऊष्मीय ईंधन मान होता है हाइड्रोजन का। निम्नलिखित में से कौन से ईंधन से सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है? डीजल, केरोसिन, हाइड्रोजन, कोयला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जो हाइड्रोजन होता है उससे सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है। क्योंकि दोस्तों जब हाइड्रोजन को आप ऑक्सीजन की प्रेजेंट में जलाओगे तो ये वाटर का निर्माण कर लेगा, यानी वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करेगा। और आपको पता है वाटर जो होता है किसी भी प्रकार से पर्यावरण के लिए प्रदूषक नहीं होता है। देख सकते हैं यूपी पीएससी यानी उत्तर प्रदेश
जो पीएससी होते हैं उसमें पूछा गया था, और वहीं पे एसएससी 2016 में भी पूछा गया था। जल गैस किसका संयोजक होता है? तो दोस्तों जो जल गैस होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस उसमें पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भाप अंगार गैस है? तो दोस्तों भाप अंगार गैस की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस पाई जाती है, तो इसको हम लोग दोस्तों जल गैस भी बोलते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जो द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन है, इसका उपयोग रॉकेटों में ईंधन के रूप में किया जाता है। एक घरेलू गैस सिलेंडर एलपीजी में संग्रहित की जाती है। तो दोस्तों जो घरेलू सिलेंडर होता है उसमें जो एलपीजी संग्रहित होता है वो किसी भी अवस्था में किया जा सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। और देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी 16 में पूछा गया था। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है? तो यहाँ पे द्रवित प्राकृतिक गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, या फिर द्रवित पेट्रोलियम गैस या संपीड़ित पेट्रोलियम गैस। तो दोस्तों जो द्रवित पेट्रोलियम गैस होता है इसका उपयोग हम लोग खाने पकाने के लिए करते हैं, यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिसको हम लोग एलपीजी बोलते हैं। और देख सकते हैं ये क्वेश्चन भी आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था। नीचे अभिकथन दिया गया है दोस्तों, और यहाँ पे कारण दिए गए, तो आपको बताना है कि जो कारण है वो अभिकथन का सही कारण है कि नहीं है। तो यहाँ पे दिया गया है घरेलू गैस सिलेंडरों में होने वाले रिसाव का पता लगाया जा सकता है, एलपीजी की गंध तीव्र होती है। तो आपको बताना है ये एक दूसरे से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे तो ये बता दिया है कि रिसाव पता लगाया जाता है, परंतु यहाँ पे आपको लगता है कि जो एलपीजी की गंध होती है तीव्र होती है ये इसका कारण है। तो दोस्तों ये इसका बिल्कुल कारण नहीं है, इसलिए जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए सही है, परंतु आर गलत है। और देख सकते हैं ये क्वेश्चन भी आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था। यहाँ पे आपको बताना है कि किसकी उपस्थिति के कारण हमें वह गंध महसूस होती है जिससे एलपीजी सिलेंडर लीक होने का पता चलता है। तो दोस्तों इसमें जो सल्फर के यौगिक है उनको मिलाया जाता है, जिसके कारण इनमें एक तीक्ष्ण गंध पाई जाती है, जिसके कारण हमें पता लगता है कि गैस रिलीज हो रही है या फिर लीक हो रही है। और देख सकते हैं ये भी एनटीपीसी में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे सूची दी गई है, आपको उनको मैच करना है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सीएनजी में कौन कौन सी जो गैस होती है उनका मिक्सचर होता है, या फिर सीएनजी किन किन गैसों का मिक्सचर होता है। तो दोस्तों जो सीएनजी होता है इनमें मीथेन और इथेन पाया जाता है। एलपीजी होता है इनमें दोस्तों ब्यूटेन और प्रोपेन पाया जाता है। कोल गैस होती है दोस्तों, कोल गैस जो होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन और मीथेन पाई जाती है कोल गैस में। और जो जल गैस होती है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन पाई जाती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन मैच कर रहा है वो सी कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन संपीड़ित प्राकृतिक गैस में अनुपस्थित होती है? तो दोस्तों यहाँ पे अनुपस्थिति की बात की गई है, तो इसमें बताया गया इथेन, ब्यूटेन, कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो जो सीएनजी गैस होती है उसमें नहीं पाई जाती, तो ये पता होना चाहिए आपको। बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग की जाती है? तो दोस्तों जो बायोगैस संयंत्र होता है इनमें जो मीथेन गैस होती है उनका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। बायोगैस को किस अन्य नाम से जाना जाता है, या फिर किस अन्य गैस के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों जो बायोगैस होती है इसको हम लोग गोबर गैस के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्वेश्चन नॉर्मली आपके कॉमन सेंस बेस है। निम्नलिखित में से किसने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था? तो दोस्तों जो सीवी देसाई थे इनके द्वारा गोबर गैस जो प्रणाली है उसका आविष्कार किया गया था। न्यूलैंड्स, मेंडलीफ और मेयर नामक वैज्ञानिकों ने विकास किया था। तो दोस्तों इन्होंने आवर्त सारणी विषय वस्तु का विकास किया था। तो आपको पता है जो मेंडलीफ थे इनकी आवर्त सारणी हम लोगों ने पढ़ी थी, मेयर की पढ़ी थी, और न्यूलैंड्स की जब हम लोग 12th में थे या फिर 11th क्लास में इनकी सारणी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और देख सकते हैं ये भी आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने लगभग 160 क्वेश्चंस कवर कर लिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, और मैं क्वेश्चन के अलावा आपको कुछ जानकारी भी एक्स्ट्रा दे रहा हूँ जिससे आपको ये क्वेश्चन तुरंत याद हो जाए। आपको बस ये क्वेश्चन देखना है, और लास्ट में दोस्तों ये सारी वीडियोस में कंबाइन करके एक वीडियो बना दूंगा जो लगभग 4-1 घंटे की होगी, जिसमें आपको लगभग 700 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए अभी अपने मित्रों में। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद,